Hello students, today our topic is HTML and this is HTML part 3rd. In this lecture we are going to discuss about different texts used in HTML. So let us take a quick revision. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. And what is hypertext? Hypertext refers to the way in which web pages, HTML documents are linked together. Thus the link available on the web page is called the hypertext. And what is a markup language? It's basically a computer language that consists of easily understood keywords, names, or tags that help format the overall view of the page and the data it contains. And some example of a markup language are BBC, HTML, HTML, and XML. And HTML was created honestly in the late 1991, but HTML 2.0 was the first standard HTML specification which was published in 1995. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, तो यहाँ थोड़ा सा एक रिवीजन की ज़रूरत थी। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप सब जानते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML शॉर्ट में HTML कहा जाता है। तो हाइपरटेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट आपका बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं लिंक अवेलेबल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें आपका कीवर्ड्स, नेम्स और टैग्स होते हैं, जैसे आपका BBC, HTML, XML, XML ये सभी आपके मार्कअप लैंग्वेज है। HTML को इंट्रोड्यूस किया था बर्नर्स ली है 1991 में, बट जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन आया था HTML 2.0 वो लॉन्च हुआ था आपका 1995 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है आपका हेडिंग टैग। तो आज हम बात करेंगे हेडिंग टैग की। ये अगर आपको वेब पेज के अंदर हेडिंग्स देनी है तो आप हेडिंग कैसे दे सकते हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था वो ये था कि आपने वेब पेज बनाया है तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं रूट टैग जो होगा वो आपका HTML होगा। तो HTML टैग के अंदर ही आपकी अदर टैग लिखे जाएंगे और रूट टैग के अंदर भी आपका एक हेड टैग होगा। HTML के अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होगा जिसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं वेब पेज का। लेकिन मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है बॉडी टैग से। और बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ हम टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो विजुअल होगा वेब पेज पर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग, क्योंकि जब कभी भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको कंटेंट की हेडिंग देनी होगी। तो हेडिंग टैग के लिए आपको यहाँ पर 6 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे होते हैं, 6 डिफरेंट टैग्स होते हैं, ये सभी हेडिंग टैग होते हैं। तो ये H1 से स्टार्ट होते हैं, H2, H3, H4, H5, H6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट साइज़ की हेडिंग होती है जिसमें H1 का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा और लीस्ट जो होगा वो H6 का होगा। तो H1 से H6 आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होता है इसके लिए। तो H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. While displaying any heading, browser adds one line before and one line after the heading. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेब ब्राउज़र जो आपका एक एप्लीकेशन है, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले कराते हैं, जब उसके अंदर हम किसी वेब पेज के अंदर अगर हमने हेडिंग टैग यूज़ किया है तो हेडिंग टैग के बाद से पहले एक लाइन और बाद की एक लाइन को वो आपको ये दिखाता है। displaying any heading, browser adds one line before and one line after the heading। ये एक लाइन ऐड अपनी तरफ से कर देगा हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद में ब्राउज़र। तो अभी हेडिंग टैग का एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हेडिंग टैग को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये एक स्मॉल एग्जांपल है। सबसे पहले ड्रॉप टाइप HTML, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप बताता है HTML का, HTML टाइप यूज़ करते हैं यहाँ पर और डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखिए आप, HTML से प्रोग्राम को स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने लिखा हेड, तो हेड के अंदर आपने लिखा टाइटल, टाइटल के बाद आपको हेड को कर दिया क्लोज। देन आफ्टर आपने बॉडी को यूज़ किया और बॉडी को यूज़ करने के बाद आपने यहाँ बॉडी के अंदर हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स दी। मेन प्रोग्राम आपका बॉडी के अंदर रहेगा, तो जो भी कुछ बॉडी के अंदर हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं
वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो ये मेन प्रोग्राम है, ये तो पार्ट रहेगा सभी प्रोग्राम्स का, HTML सभी वेब पेजेस का, क्योंकि हमें हेडिंग और टाइटल तो हमेशा ही देना होता है। टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसका टाइटल है हेडिंग एग्जाम्पल, तो जब हम वेब पेज को डिस्प्ले कराएंगे तो हेडिंग एग्जाम्पल से वेब पेज ओपन होगा। तो H1 के अंदर लिखा है हमें दिस इज़ हेडिंग 1, H2 के अंदर लिखा दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3, दिस इज़ हेडिंग 4, दिस इज़ हेडिंग 5, दिस इज़ हेडिंग 6। तो ये सभी दे रखा है आपको। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले करना है कि सबको आपको नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के लिए आप चलिए डेस्कटॉप पर अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू ऑप्शन आने के बाद आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लिख लीजिए इसको। अगर आपने HTML का प्रोग्राम पहले कभी एग्जीक्यूट नहीं किया है तो, और उस पर फिर आप रीनेम कर सकते हैं, उसको अपना कोई नेम दे सकते हैं। और डबल क्लिक करने के बाद जब वो पेज ओपन हो जाएगा आपका तो डेस्कटॉप पर, उसके बाद आप ये कोड लिख सकते हैं जो कोड स्क्रीन पर दे रखा है। और इस कोड के बाद आपको जब उसे सेव करना होगा तो आप उसे सेव कर सकते हैं, तो सेव हो जाएगा। लेकिन जब आपको उसे अदर नेम से सेव करना है तो आप सेव एज़ कीजिए, और सेव एज़ में जाइए, और सेव एज़ में आप जाने के बाद आपको फाइल का नेम मांगेगा आपसे। तो आप फाइल का नेम दे सकते हैं जो भी कुछ है। सपोज मैं अपने नेम से बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने PREVEL लिखा, और उसके बाद डॉट लिखिए। डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन, क्योंकि आपको बताना होगा ये फाइल का टाइप क्या है। एक्सटेंशन ये बताता है फाइल का टाइप क्या है, और फाइल का टाइप क्योंकि HTML है तो आपको .html लिखना है, .htmb लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप HTML लिखा आपने, और उसके बाद आपने उसको सेव कर दिया, और जिस लोकेशन पर आप सेव करेंगे वेब पेज आपका उसी लोकेशन पर मिल जाएगा आपका। आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको दो फाइल बनानी, एक टेक्स्ट फाइल जो आपकी नोटपैड की फाइल होगी, और दूसरा आपको एक फाइल बनानी HTML की जो वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये ओपन होती है आपकी। तो अगर कोई आपका ब्राउज़र नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट होता है, तो वहाँ से ही तो ओपन हो ही जाएगा। अदरवाइज़ आप मोज़िला फायरफॉक्स या दूसरे किसी वेब ब्राउज़र से भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको दो फाइल बनानी है, पहली टेक्स्ट फाइल होगी, दूसरा आपका HTML फाइल होगी, और दोनों की लोकेशन कोशिश कीजिएगा एक ही रखने का। जैसे आपने डेस्कटॉप पर अगर प्रोग्राम को बनाया है तो आप कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप पर ही आप उसकी टेक्स्ट फाइल रखें, और डेस्कटॉप पर ही आप उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रखें। तो और दूसरा इम्पोर्टेंट बात एक ही कि आप टेक्स्ट फाइल का और आपका जो वेब ब्राउज़र में जो ओपन फाइल होगी HTML की, उनका दोनों का नेम सेम रख सकते हैं, और सेम रखना भी चाहिए। अब आप कहेंगे तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा? कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक का टाइप आपका टेक्स्ट है, दूसरी का HTML है, तो दोनों डिफरेंट हैं। जैसे किसी भी क्लास में सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का नेम सेम है लेकिन दोनों का सरनेम डिफरेंट है, तो ईज़िली आप उनमें पहचान सकते हैं। ऐसे ही अगर कंप्यूटर का अंदर आपने दो फाइल बनाई, दोनों का एक्सटेंशन अलग-अलग है, तो दोनों फाइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो आप दोनों फाइल को यूज़ कर सकते हैं अलग पर्पज़ के लिए। टेक्स्ट फाइल में आप टेक्स्ट बना लिखिए और कोड लिखिए, और एक्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर उसे आप डिस्प्ले करा सकते हैं, देख सकते हैं इसका आउटपुट। कोशिश कीजिएगा दोनों को डेस्कटॉप पर ही रखने का स्टार्टिंग में। बाकी आप लोकेशन कुछ भी ले सकते हैं, नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो था इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, किस तरीके से आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। और दूसरा जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अच्छा इसमें आपका ये डॉक टाइप ऑप्शनल है, तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मैटर नहीं करता। HTML से प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए, और आप ये देखिए कि ये HTML से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और HTML पर ही एंड हुआ। जब एंड करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगाएंगे, और उसके बाद टैग का नेम लिखेंगे जिस टैग को आप क्लोज करना है। तो हमने HTML लिखा तो ये HTML क्लोज हो जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि आपको HTML के बाद हेड और टाइटल हमेशा लिखना होता है, तो ये टैग आप लिखिए, ऑप्शनल है। आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो विदाउट टाइटल ये डिस्प्ले हो जाएगा वेब पेज। बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो वेब पेज का कंटेंट होगा, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है आपका प्रोग्राम
बॉडी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बॉडी पर ही क्लोज हुआ है यहाँ पर, और इस बॉडी के अंदर ही आपका ये प्रोग्राम को लिखा गया है आपका। अब इसमें अंदर हमने जो टैग यूज़ किया है वो हेडिंग टैग यूज़ किया है। तो हमने देखा इसके अंदर हमने 6 हेडिंग टैग्स यूज़ किए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये सभी हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतनी हेडिंग्स के लिए एक टैग ना हो कि 6 डिफरेंट टैग्स की हो। तो आंसर इसका ये है कि साइज़, हेडिंग का डिफरेंट साइज़ हो सकता है। अगर आपको साइज़ ज़्यादा लेना है तो आप H1, उससे कम फिर H2, एंड लीस्ट जो होगा इसके अंदर H6 होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, आपको आउटपुट कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, ये दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 4। तो ये H1 के थ्रू प्रिंट हुआ था। अगर आप देखेंगे कोड में जाके H1 के थ्रू प्रिंट हुआ था, ये H2 के थ्रू, ये H3, फिर H4, H5 और H6। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग से साइज इंक्रीज होता है आपका। जैसे हम H6 से H1 की तरफ जाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि H1 से H6 की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, शॉर्ट में कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस हेडिंग का साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि H6 में 6 लार्ज नंबर है आपका 1 से कंपेरिजन किया जाए तो H6 का साइज ज़्यादा होगा, नहीं, H1 का साइज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और H2 का उससे कम, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6, इस तरीके से होता है। तो ये है। अब ये प्रोग्राम था, स्मॉल प्रोग्राम था, इसमें आपने सिर्फ हेडिंग बनाया और कुछ नहीं। तो आपको सिंपल हेडिंग बनाया आपने। देखिए, जब किसी भी हम वेब पेज को बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका हेडिंग होगा। तो जब आप उसके हेडिंग बना लेंगे उसमें, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखने की। तो हेडिंग तो आपको हमेशा वेब पेज में कुछ ना कुछ देना ही होगा, क्योंकि जो भी कुछ कंटेंट होगा उसका कोई ना कोई हेडिंग हमेशा होता है। तो हेडिंग आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से हेडिंग, आप कौन सी हेडिंग लेनी है। H1 से H6 साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो सभी साइज़ हो आप वो साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट था कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि बिगर हेडिंग लेना चाहे फिर क्या करना है हमको, तो क्या H1 से ज़्यादा नहीं ले सकते? तो H1 से भी अगर हमें ज़्यादा बिग हेडिंग लेनी है तो फिर क्या करना है? तो फिर आपको करना ये है कि फिर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आपको करना ये है कि जहाँ आपने H1 यूज़ किया, अगर आपको एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता है, तो एट्रीब्यूट बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टैग पर वर्क करती हैं। तो H1 टैग है, और इसे हमेशा जो स्टार्ट टैग होता है उसके साथ लिखा जाता है। तो स्टाइल इसका एट्रीब्यूट हो गया, और इसकी वैल्यू होगी फॉन्ट साइज 60 px। px यहाँ पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। तो ये आपने लिखा है यहाँ पर। तो अब इसका साइज जो भी कुछ आप देंगे 60, 80 जो भी कुछ देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा आपका। तो H1 से और ज़्यादा हो जाएगा ये, तो हेडिंग का साइज फिर आपका वेरी करेगा नॉर्मल H1 के साइज के साथ। तो आपको लिखना स्टाइल यूज़ करना है। स्टाइल कभी एट्रीब्यूट की जब कभी भी वैल्यू दी जाती है तो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर प्रॉपर्टी, यहाँ पर फिर फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज, और यहाँ पर 60 px। इस तरीके से दे सकते हैं। नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब काम हम CSS के अंदर करते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हम H1 का साइज इंक्रीज़ करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो सिंपल है, आपको स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग में जैसे मैंने बताया आपको कि हेडिंग आपने बना लिया, हेडिंग बनाने के बाद आपको पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ टैग के लिए जो टैग यूज़ होता है वो यूज़ होता है P टैग। तो ये P टैग यूज़ होता है, P फॉर पैराग्राफ। और एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि ये H1 टैग और P टैग किसके टाइप है, मतलब टाइप से मतलब है टैग में किस कैटेगरी में आते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे। तो ये जैसा हम जानते हैं कि टैग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में आपका क्लोज करना कंपलसरी होता है, पर एम्प्टी टैग ऐसा नहीं होता, और एम्प्टी टैग में सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता या एंड टैग नहीं होता। तो हेडिंग आपका एक कंटेनर टैग है,
क्योंकि अब एग्जाम में आ जाता है कि आप इनमें से बताइए कि डिफरेंट टैग्स दे रखे होंगे, कौन सा कंटेनर टैग है, कौन सा एम्प्टी टैग है। मोस्टली जो टैग्स होते हैं वो कंटेनर टैग्स ही होते हैं। तो ये कि आप सभी टैग्स को अच्छी तरीके से याद करेंगे किस कैटेगरी में है। आप सिर्फ एम्प्टी टैग को याद कर लीजिए, क्योंकि एम्प्टी टैग लिमिटेड होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ टैग यूज़ होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि वो एम्प्टी टैग है या कंटेनर टैग है। जैसे इसके अंदर आपने ये देखा कि इसको आपने क्लोज किया है, तो जहाँ हम क्लोज करेंगे वो ऑब्वियसली कंटेनर टैग है, बिकॉज इट कंटेन समथिंग, वो कंटेन किया रहता है, दैट साइड इज कॉल्ड द कंटेनर टैग। और जो एम्प्टी टैग होता है दैट मीन्स कि उससे स्टार्ट टैग होगा तो एंड टैग नहीं होगा उसके अंदर। और जब हम एंड टैग लिखेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसे आपको एंड करना होगा। तो जैसे ही इसमें लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1, तो ये आपका कंटेनर टैग है। तो ये था आपका प्रोग्राम। अब इसके बाद पैराग्राफ टैग भी आपका एक कंटेनर टैग है, और इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको एंड करना पड़ेगा। यहाँ पर पैराग्राफ टैग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो P लेटर यूज़ करते हैं। तो P के साथ आप जो भी कुछ लिखेंगे तो वो एज ए पैराग्राफ कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केस सेंसिटिव नहीं है HTML। तो आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, डजंट मेक मच इफेक्ट ऑन योर प्रोग्राम, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपने यहाँ पर पैराग्राफ टैग को यूज़ किया, तो ये तो आप हमेशा लिखेंगे जैसे मैंने बताया। HTML से स्टार्ट किया, डॉक टाइप HTML लिखिए, मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑप्शनल है। उसके बाद HTML हेड, टाइटल, ये सब लिखा आपने। इसके बाद बॉडी से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो बॉडी के अंदर पिछली बार हमने हेड लिखा था, हेडिंग लिखी थी डिफरेंट टाइप्स की, H1 to H6। इस बार हम हेडिंग ना लिख के डिफरेंट पैराग्राफ्स को लिखेंगे। और आपने ये देखा यहाँ पर हमने पैराग्राफ 1 लिखा, तो इसके अंदर लिखा हेयर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, हेयर इज़ द सेकंड पैराग्राफ, हेयर इज़ द थर्ड पैराग्राफ। तो बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, और बॉडी को क्लोज करने के बाद ऑब्वियसली हम HTML को भी क्लोज करेंगे। तो लाइन विजिबल नहीं है, आप इसके बाद HTML को क्लोज कर लीजिएगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो ये हो जाएगा। जब आप इसको रिजल्ट देखेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हियर इज द सेकंड पैराग्राफ टेक्स्ट, हियर इज द थर्ड पैराग्राफ टेक्स्ट। तो क्यों आएगा रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि आपने 3 पैराग्राफ दिए थे, 3 के 3 पैराग्राफ एज इट इज़ आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल 2 है जो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा एलिब्रेट करता है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने हेडिंग नहीं दी और सिंपल बॉडी को यूज़ किया। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप हेड टैग यूज़ नहीं करेंगे, टाइटल यूज़ नहीं करेंगे, तो विदाउट टाइटल वेब पेज डिस्प्ले होगा। तो इसके अंदर हमने बॉडी के अंदर सिंपल एक पैराग्राफ लिखा, लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे कि जब आपने पैराग्राफ लिखा है तो लाइन चेंज की है आपने। जैसे लिखा आपने दिस पैराग्राफ, उसके बाद लाइन चेंज कर दिया, कंटेन्स ए लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर इट। तो इसके अंदर हम शो ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने से पैराग्राफ टैग के अंदर लाइन चेंज करते हैं तो एक्चुअल में आउटपुट में ऐसा नहीं होता। आउटपुट अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा जो आपने पैराग्राफ टैग के अंदर कंटेंट को लिखा है। नहीं, आपने अपने से लाइन चेंज कर दी तो ब्राउज़र लाइन चेंज नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने स्पेस दिया है अपने से ज़्यादा या कम तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ब्राउज़र से ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही देखता है ऐसे। तो जैसे आपने लिखा दिस पैराग्राफ कंटेन्स ए लॉट ऑफ स्पेस, अब यहाँ आपने स्पेस बढ़ा दिया, यहाँ स्पेस कहीं कम कर दिया, कहीं ज़्यादा है आपका, लाइन भी चेंज कर दी, स्पेस भी बढ़ा दिया आपने। और थर्ड एक पैराग्राफ है इसके अंदर, तो ये थर्ड पैराग्राफ में जैसे यूज़ हुआ है तो ये एक थर्ड पैराग्राफ है। तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर एक नॉर्मल पैराग्राफ है जहाँ लाइन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट किया है, उसके बाद ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये पैराग्राफ टैग हमने 3 पैराग्राफ यूज़ किए हैं इसके अंदर। पहले पैराग्राफ के अंदर हमने लाइन को इंटेंशनली चेंज किया है, यानी लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन हमने फिर उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर हम ले गए और देखने के लिए कि क्या होता है इसमें। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ टैग में आपने सेकंड पैराग्राफ में आपने स्पेस को कम या ज़्यादा लिया अपने अकॉर्डिंग, और थर्ड में आपने एज इट इज़ लिया पैराग्राफ को, जैसे पैराग्राफ होता है वैसे जहाँ लाइन एंड हो रही है वहाँ तक आपने लिया। अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि
इसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर लाइन चेंज नहीं हुई, सेकंड के अंदर स्पेस कंसीडर नहीं हुआ, और थर्ड के अंदर जैसा आपने दिया था पैराग्राफ, तो ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग उसको जहाँ लाइन एंड होगी वहीं तक ये प्रोग्राम को कंटेंट को डिस्प्ले कराएगा। तो इट मीन्स कि अगर हम पैराग्राफ टैग के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं या हम लाइन चेंज करते हैं तो वो कंसीडर नहीं होता, ब्राउज़र उसे ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। तो आपके लाइन देने का या स्पेस देने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंगलेस है वो आपका। और ऐसे ही हमने हेडिंग टैग के अंदर देखा था, हेडिंग टैग के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जब कभी भी हम हेडिंग टैग यूज़ करते हैं तो हेडिंग टैग में हमेशा जब हेडिंग बनती है तो उसके बाद, उससे पहले, उसके बाद में, बिफोर एंड आफ्टर एक लाइन का आपका स्पेस रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये था आपका पैराग्राफ टैग। तो याद रखिएगा पैराग्राफ टैग के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहला ये कि पैराग्राफ टैग को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, पैराग्राफ टैग कंटेनर टैग है, तो आपको क्लोज स्टार्ट करना है तो एंड भी करना होगा, ओपन करना है तो क्लोज भी करना होगा फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल के साथ। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपको इसमें पैराग्राफ टैग में जब आप किसी पैराग्राफ को लिखेंगे तो स्पेस और लाइन कंसीडर नहीं होती। अगर आप अपने से स्पेस या अपने से लाइन चेंज करेंगे तो पैराग्राफ डिस्प्ले के टाइम पर वो ऐसा नहीं होगा कि वो स्पेस या लाइन एज इट इज़ हो जाए। तो ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को मैनेज या सेट करता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। अब बात करते हैं, अच्छा इसका ये आउटपुट देख ही लिया हमने। अब इसके बाद सेंटरिंग कंटेंट। अब कंटेंट के बारे में पैराग्राफ में ये आता है कि अगर हमने पैराग्राफ बना लिया, पैराग्राफ को हम मिड अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या पॉसिबल है उसके लिए? तो उसके लिए टैग यूज़ होता है और टैग का नाम है सेंटर। तो सेंटर टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे तो होगा ये कि उसका सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हमने देखा, ये प्रोग्राम है डॉक्टर HTML से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट होता ही है प्रोग्राम का आपका HTML, इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल, बॉडी से स्टार्ट किया हमने, इसके बाद P से स्टार्ट किया। तो ये एक सिंपल पैराग्राफ है और इस सिंपल पैराग्राफ के बाद ये आपने सेंटर टैग यूज़ किया यहाँ पर, और इस सेंटर टैग के अंदर आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया और फिर आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। तो क्या होगा ये कि ये तो एक सिंपल पैराग्राफ है, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ सेकंड, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपका चूंकि सेंटर के अंदर है, आपका सेंटर टैग के अंदर है, तो ये सेंटर में होगा, इसका मतलब मिड अलाइनमेंट होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें ये जो लाइन थी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये एक्चुअली यहाँ डिस्प्ले होगी। तो ये सेंटर एलिमेंट का वर्क होता है। ये फॉर्मेटिंग इश्यू, क्योंकि ये वर्ड की ये कॉपी पेस्ट किया गया पावर पॉइंट में, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेंटर में शो होगा यहाँ पर। तो ये सेंटर एलिमेंट का है। तो सेंटर एलिमेंट, सेंटर एक टैग, तो पैराग्राफ के साथ अगर आप किसी पैराग्राफ को सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर टैग यूज़ कीजिए। तो अभी तक हमने इसमें 3 टैग पढ़े। पहला हेडिंग टैग, H1 to H6 डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग, और H1 से H6 साइज रिड्यूस होता है, इंक्रीज नहीं होता, याद रखिएगा। सेकंड पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं हम, और ये भी एक कंटेनर टैग है जिसमें हमें अगर हम लाइन चेंज करते हैं या स्पेस देते हैं तो वो भी कंसिडर नहीं होता। और थर्ड है आपका सेंटरिंग कंटेंट, सेंटर टैग। तो सेंटर में अगर आपको पैराग्राफ या किसी कंटेंट को लिखना है तो सेंटर टैग के अंदर आप ये यूज़ करेंगे कंटेंट को, तो वो सेंटर में ही होगा आपका। जैसे एक पैराग्राफ था जो सेंटर टैग के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका सेंटर टैग ही होगा। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आज के लिए, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। आपको फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करनी है। कुछ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है माइंड में कि हमें पैराग्राफ जब हम चेंज करते हैं तो
लाइन चेंज करते हैं, स्पेस देते हैं, तो हम इंटेंशनली देते हैं और हम चाहते हैं कि वैसे ही एज इट इज़ डिस्प्ले हो। कभी कभी मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि जैसे हमने लिखा है, जहाँ हमने लाइन चेंज की है, जिस फॉर्मेट में लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, वो एज इट इज़ लिखा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए अगर आपको एज इट इज़ ही चाहिए, पैराग्राफ के अंदर कोई चेंज नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है और टैग है। टैग का नाम है PRE। PRE रेफर्स करता है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग को। तो फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है ये, तो जैसा है वैसा ही आपका कंटेंट दिखाई देगा, सोर्स डॉक्यूमेंट एज इट इज़ दिखाई देगा। तो sometimes you want to text to follow the exact format of how it is written in the HTML document. In this case you can use the pre-formatted tag T, and text between the opening pre tag and the closing pre tag will preserve the formatting of the source document. चलिए देखते हैं। अब ये प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्ट किया, तो इसको तो याद ही कर लीजिए आप, ये हमेशा लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद HTML से रूट टैग है, इसके बाद हेड है, हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, हेड को क्लोज करेंगे और यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमेशा लिखना ही होगा आपको, और हेड से ही प्रोग्राम एंड होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो बॉडी के अंदर आपने प्री का मतलब प्रिजर्व, तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है। तो एक कोड समझ लीजिए कंप्यूटर का, आपको अभी इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कंप्यूटर का कोड है। और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी कोड लिखना है तो आप एक्स्ट्रा अपने स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देने का भी अपना एक मीनिंग होता है, तो आप नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप स्पेस देंगे तो अपनी तरफ से स्पेस नहीं देंगे तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिजर्व करके रखना होता है, इसलिए प्री टैग यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हमने जैसे ही लिखा, यहाँ पे मेन फोकस इस बात पर है कि हमने जो ये 2 लाइन लिखी है, हम इसको चाहते हैं कि एज इट इज़ वेब पेज पर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमने प्री टैग के अंदर इसको लिखा है और इसके अंदर ये क्लोज कर दिया। तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरह से आउटपुट देगा। हमने यहाँ देखा कि जैसा हमने कोड लिखा था वैसा ही आउटपुट आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इसके अंदर हेड के अंदर टाइटल दिया, तो जब वेब पेज का जो हेडिंग होगा, वो जो हेडिंग है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एग्जाम्पल, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। और बॉडी के अंदर और कुछ दिया नहीं है, सिर्फ PRE दिया है, प्रिजर्व टैग दिया है, तो कंटेंट तो इतना ही डिस्प्ले होना था जो PRE के अंदर दे रखा है। और PRE के अंदर हमने एक फंक्शन दे रखा है, तो आउटपुट सिर्फ इतना आएगा, फंक्शन टेस्ट फंक्शन। और इसके अंदर आप देखिए कि लाइन चेंज हुई है जैसे आपने लिखते समय किया था, मीन्स प्रिजर्व किया इसको, तो जैसा था वैसा ही कंटेंट को डिस्प्ले किया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में। तो ये था प्रिजर्व टैग। तो याद रखिएगा कि आपको जब कभी भी कंटेंट को एज इट इज़ डिस्प्ले कराना है तो पैराग्राफ टैग के अंदर आप उसको नहीं करा सकते। पैराग्राफ के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे आप इनसाइड द पैराग्राफ टैग P टैग, उसे आपका वेब ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा उसे। तो आपको चेंज करना है, अगर प्रिजर्व करना है तो फिर आपको PRE टैग यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे तो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। तो आज इस क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा 4 टैग्स पढ़े। तो पहला टैग था आपका, मैं एक बार क्विकली आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ इसका। तो हेडिंग टैग H1 to H6 हेडिंग देने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा साइज H1 का होता है और लीस्ट उसका H6 का होता है। इसके बाद है आपका, अगर आपको हेडिंग का साइज बढ़ाना है तो आप एट्रीब्यूट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग के लिए P यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर यूज़ होता है। और सेंटर में लेने के लिए हम सेंटर टैग यूज़ करते हैं कंटेंट को, अगर हमें सेंटर में लेना है तो। और फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करने के लिए PRE टैग यूज़ करते हैं। तो ये 4 टैग्स थे। इन सभी प्रोग्राम्स को आप लिख लीजिए कॉपी पर, और लिखने के बाद इनको एग्जीक्यूट करके देखिएगा जैसा बताया गया है। और अगर कुछ आउटपुट डिफर आता है आपका या एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप क्लास में पूछ सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिएगा इसे करने की। ये 4 प्रोग्राम से, 4 डिफरेंट प्रोग्राम से। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिफरेंट टैग्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे और डिफरेंट टैग्स को पढ़ेंगे। टैग याद करते समय ये याद रखिए वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। आज जितने भी हमने टैग पढ़े वो सभी आपके
कंटेनर टैग थे। तो जहाँ कहीं भी कोई एम्प्टी टैग आएगा उसको अलग से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मोस्टली टैग कंटेनर टैग ही होते हैं, एम्प्टी टैग लिमिटेड टैग होते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी टैग कौन कौन से हैं। तो ये था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप नोट आउट करके लिखिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर, और क्लास होती है तो पूछिएगा।